बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट, तो उसका लास्ट टॉपिक है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर देखें तो वर्टिब्रेट के मसल्स, सॉरी ये एक छोटा सा टॉपिक अंदर रहता था, वर्टिब्रेट के मसल ये हम लोगों ने स्टार्ट करने थे। तो उसके अंदर ना फिश के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ, उससे पहले टेंडन और लिगामेंट का बताया हुआ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पता है कि बोन्स के साथ मसल्स को अटैच करने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है जो बोन को मसल के साथ अटैच करता है, उसको क्या कह देते हैं, टेंडन का नाम दे देते हैं। और जो बोन को बोन के साथ जोड़ता है उसको क्या कह देते हैं आप लोग, लिगामेंट का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से टेंडन और लिगामेंट के अंदर आपको फर्क का पता होना चाहिए। टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से जोड़ता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना। उसके बाद फिश के अंदर अगर देखें तो फिश के अंदर जो मसल्स हैं वो सेगमेंटल मसल्स होते हैं जिनको मायोमेर्स का नाम दिया जाता है। इनके अंदर सिग्मा टाइप के मसल्स होते हैं जो कि इनके बेली रीजन के अंदर अरेंज हुए होते हैं, जो कि अंडुलेटिंग मूवमेंट करने के अंदर हेल्प करते हैं। जैसा कि ये डायग्राम के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें अंडुलेटिंग मूवमेंट शो करते हैं। ये जिगजैग टाइप मसल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं मायोमियर्स, और एस शेप ये मूवमेंट होती है, जैसा कि ये फिश की शो ऑफ भी इधर की हुई है। तो उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ ये मसल्स डेवलप हो गए। पानी के अंदर तो ये सपोर्ट के लिए काफी थे, लेकिन वक्त के साथ अपेंडेजेस डेवलप हो गए, स्केलेटल सिस्टम डेवलप हुआ और उनके साथ मसल्स डेवलप हुए, स्केलेटल मसल्स डेवलप हुए। तो ह्यूमन के स्केलेटल मसल की इधर एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के अंदर। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन के मसल किस तरह से डेवलप्ड है और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन ये पढ़ने से पहले हमें स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। स्केलेटल मसल, जैसा कि ये बेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए ये इतनी डायग्राम इनफ है, और साथ इसके मैं और भी शेयर करूंगा, जो कि इंटरनेट से मैं वीडियोस भी 2-3 शेयर करूंगा, वो भी आप लोगों ने जरूर सुननी है। जैसा कि ये मसल शो किए हुए हैं, ये बोन के साथ जो अटैच है टेंडन के जरिए। अगर ये जो मसल्स हैं इनको उतारें, तो ये आर्म के मसल उतारें तो इनको क्या कह देते हैं, मसल फाइबर्स कहते हैं। ये मसल फाइबर को अगर गौर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के या किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उनके अंदर से क्या नजर आते हैं, मायोफाइब्रल्स निकलते हैं। मायोफाइब्रल को अगर गौर से देखें तो बेटा उसके अंदर लाइट और डार्क बैंड, ये इधर भी शो हो रहे हैं, इधर भी लाइट और डार्क बैंड आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो एक मायोफाइब्रल का स्ट्रक्चर देखें तो मायोफाइब्रल के अंदर एक्टिन और मायोसिन दो तरह की प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, दो तरह के फाइबर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से लाइट और डार्क बैंड नजर आते हैं। जो डार्क बैंड है, ये जो डार्क हिस्सा है इसको ए बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से लाइट नहीं गुजरती। ये जो रेड वाला हिस्सा है इसके अंदर क्या चीज होती है, मायोसिन फाइबर्स मौजूद होते हैं, उनके हेड और टेल्स वगैरह मौजूद होती हैं। हेड ये साइडों पर मौजूद है और टेल मिडल में मौजूद है। जिस जगह पर सिर्फ टेल है वहां से थोड़ी सी रोशनी गुजर जाती है, तो जिस जगह से थोड़ी सी रोशनी गुजर जाती है तो उस जगह पर भी थोड़ा सा रोशन जोन आता है। ये नजर, ये जैसा कि ये आपको इधर नजर आ रहा होगा, ये मैं माउस घुमा रहा हूँ इधर। तो इस जगह पर ये जहां पर थोड़ा सा नजर आता है हमें, क्या चीज है, रोशन जोन, किस जगह पर, ए बैंड के अंदर, उसको हेले जोन यानी एच जोन कहते हैं, जहां पर सिर्फ मायोसिन की टेल्स मौजूद होती हैं। ये ए बैंड हो गया जो कि अंधेरा होता है, जिसमें से रोशनी गुजर नहीं सकती। और जहां पर मायो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, ये जो ब्लू कलर के आपको फिलामेंट से नजर आ रहे हैं, यहां से रोशनी गुजर जाती है, पोलराइज्ड लाइट गुजर जाती है, तो इसको क्या कह देते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड यानी आई बैंड। आई बैंड कौन सा होता है, लाइट बैंड होता है, और ए बैंड कौन सा होता है, डार्क बैंड होता है। आई बैंड को सेपरेट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन मौजूद होती है जहां पे प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इनको क्या कह देते हैं, जेड लाइन का नाम देते हैं। आई बैंड के मिड के अंदर एक लाइन मौजूद होती है जिसको क्या कह देते हैं बेटा, जेड लाइन कहते हैं। तो ये देखो एक जेड लाइन और ये दूसरी जेड लाइन, दो जेड लाइन के दरमियान में जो फासला होता है इसको क्या कह देते हैं बेटा, सार्कोमेयर का नाम दे देते हैं। दो जेड लाइन के दरमियान में जो जगह होती है उसको क्या कह देते हैं, सार्कोमेयर का नाम दे देते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल सब यूनिट है जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और
रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाता है और जेड लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं और आई बैंड खत्म हो जाता है। आई बैंड खत्म हो जाता है, दो जेड लाइन क्लोज हो जाती हैं और सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाता है। 3 काम होते हैं जब मसल एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर हम देखें एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर, तो वो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से ये एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर। बेटा जी, जैसा कि अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर किया, कौन सा मायोसिन का स्ट्रक्चर है। मायोसिन का अगर स्ट्रक्चर बेटा देखें तो मायोसिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि टेल और हेड की शक्ल में डिवाइडेड है। ये जो हेड होते हैं, 2 हेड हैं जहां पर एक्टिन बाइंड करती है, ये एक्टिन के साथ ये हेड बाइंड करते हैं और उसके बाद एक लॉन्ग टेल है जो एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है। और एटीपी जो होती है वो यूज एटीपी बाइंडिंग साइट भी इसी के ऊपर ही मौजूद होती है जिस जगह पर एटीपी बाइंड करते हैं। और जब ये क्रॉस ब्रिज टूटनी होती है तो ये जो क्रॉस ब्रिज टूटना और बनना ये एक साइक्लिक वे में चलता रहता है और एटीपी इसमें यूज होती रहती है। तो मायोसिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि जिसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन और हेड है। जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर शो किया गया बेटा, उसके अंदर ये 2 नहीं हजारों वो शो की गई हैं जो मायोसिन के फिलामेंट शो किए गए, जिसके अंदर हेड हेड जो प्रोजेक्शंस हैं वो बाहर निकली हुई है और उनकी टेल क्या हो रही है, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटी हुई हैं और दरमियान वाला जो ए बैंड है वो बना देती हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि इसका स्ट्रक्चर बेटा एक्टिन का स्ट्रक्चर, एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, वो 3 प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और वो कैसा स्ट्रक्चर होता है तो वो अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा ये देखें, अभी एक्टिन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। तो एक्टिन का जो फिलामेंट है वो 3 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो बेटा ब्लू कलर के बीड्स की 2 चेन नजर आ रही हैं ये है एक्टिन फिलामेंट। इसके बाद इसके ऊपर जो प्रोटीन है 2 धागे से नजर आ रहे होंगे, ये जो लिपटे हुए हैं वो है ट्रोपोमायोसिन है। और 3 ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये है 3 प्रोटीन का सब यूनिट का एक बना हुआ है ट्रोपोनिन। जो 3 कंपोनेंट है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो ट्रोपोनिन के अंदर। ट्रोपोनिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन ये थिन फिलामेंट के अंदर मौजूद होते हैं और जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो सिर्फ मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। और ये जो थिन वो थिक फिलामेंट होता है और ये जो थिन फिलामेंट होता है ये 3 प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान से याद करना है कि बेटा ये किस तरह से मौजूद है। तो उसके बाद ये एक्टिन फिलामेंट है। तो ट्रोपोनिन के 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। तो एक उसका जो पार्ट है ट्रोपोनिन का वो अटैच होता है बेटा किसके साथ, कैल्शियम के साथ। दूसरा अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ और तीसरा अटैच होता है एक्टिन के साथ। तो 3 इसके कंपोनेंट होते हैं, एक कैल्शियम के साथ, एक ट्रोपोनिन के साथ और एक ट्रोपोमायोसिन के साथ। और जब इसके साथ कैल्शियम अटैच हो जाता है तो जो ट्रोपोमायोसिन है उसने ब्रिजेस को कवर किया होता है, बाइंडिंग साइट्स को कवर किया होता है। तो जैसे ही कैल्शियम अटैच होता है तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है, चेंज आती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आती है। तो उससे क्या हो जाती है, जो हेड बाइंडिंग साइड, मायोसिन बाइंडिंग साइट होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं तो क्रॉस ब्रिज बनना शुरू हो जाती है। जैसा कि ये मैं क्रॉस ब्रिज किस तरह से बनती है वो मैं आप लोगों को अगर ये देखें तो ये एक्टिन और मायोसिन थिन और थिक फिलामेंट में क्रॉस ब्रिजेस कैसे बनती है। जब कैल्शियम आके अटैच होता है साइट एक्सपोज हो जाती है तो वो जो होती है कैल्शियम जब आके अटैच होता है जो उसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है वो कैल्शियम की वजह से एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है तो ये क्रॉस ब्रिज उधर बन जाती है। ये देखो क्रॉस ब्रिज है जो कि मायोसिन के हेड है वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ, एक्टिन के साथ। और इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं। ये हेड फिर पीछे की तरफ मूव करते हैं एनर्जी लगा के यहाँ पर। तो जब ये टूटते हैं तो इसमें क्या होती है, एक एटीपी का मालिक्यूल हर हेड के अंदर, हर हेड की जो क्रॉस ब्रिज है उसको तोड़ने के लिए एटीपी यूज होती है। और इस तरह से ये साइक्लिक वे में चलती रहती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं। तो इसके बाद अगर मैं आप लोगों से, अगर हम टेक्स्ट बुक की तरफ जाएं तो बेटा ये देखेंगे आप लोग कि ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये मायोसिन,
ठीक है, थिक फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट, तीन प्रोटीन क्या, तो ये उसके हेड्स हैं, ये हेड्स इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस बना लेते हैं। जब ये क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं तो ये देखो ये क्रॉस ब्रिजेस बनी हुई हैं, तो ये इस तरह से पुल बैक करेंगी, रिलैक्स्ड मसल होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी, तो ए बैंड उसके अंदर शॉर्ट हो जाएगा, जेड लाइन क्लोज आ जाएंगी और सार्कोमेयर भी छोटा हो जाएगा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन होती कब है, इसको कंट्रोल करने के लिए मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना होता है बेटा, मोटर यूनिट बने होते हैं, ये नर्व फाइबर से मैसेज आता है, ये जैसा कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, ये नर्व फाइबर से मैसेज आता है, टी ट्यूब्यूल सिस्टम बना होता है, उसके जरिए ये मोटर यूनिट एक बना हुआ है कि मसल फाइबर के अंदर से बेटा एक तो न्यूरॉन से जो मैसेज निकलता है, उसके बाद ये सिनेप्टिक वेसिकल से निकलते हैं, इसके अंदर से क्या निकलता है, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर से एसिटाइल कोलिन निकलता है, वो जाता है आगे मसल्स के पास, मसल्स के पास जब जाएगा तो उनके अंदर ये एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करा देगा, जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट कराएगा तो उस जगह पर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है, वो हेड बाइंडिंग साइट होती है, वो एक्सपोज हो जाती है, तो मायोसिन की एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ने के लिए एटीपी आती हैं और इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते जाते हैं और एटीपी यूज होती जाती है और ये काम चलता रहता है और सारे मसल इकट्ठे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको ऑल एंड नॉन रिस्पॉन्स कहा जाता है। और अगर ये देखें कि इनके अंदर जो होता है क्या कहते हैं कि मसल्स हैं, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो मसल अकड़ क्यों जाते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर बेटा एटीपी नहीं होती, एटीपी पैदा नहीं हो रही होती क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, जब एटीपी पैदा नहीं होती तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से एटीपी कम होते हैं, तो मसल्स की जो क्रॉस ब्रिजेज है मायोसिन की एक्टिन के साथ वो टूटती नहीं और मसल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं, वो रिलैक्स हो ही नहीं पाते और मसल्स अकड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, रिगर मॉर्टस का नाम देते हैं। और इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसकी बेटा जो भी मैं वीडियो शेयर करूंगा वो आपने अच्छे तरीके से वीडियोस देखनी, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रियाजुल अकरामे की बुक के ऊपर बाकी सारी डायग्राम बनी हुई है, तो वो बुक प्लीज ले लें। अभी चैप्टर फिनिश हो गया, कोशिश करें कि अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले, ईद से पहले पहले ये चैप्टर फिनिश कर दें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करें तो आपको ये पुराने वाले सारे टॉपिक्स आते हों। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट चैप्टर का जो नर्व है, नर्व्स और न्यूरॉन्स का चैप्टर है, उसके अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।